वेलकम यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे अपने क्लास 12th की हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 ईंट मनके तथा अस्थियों के बारे में। ये चैप्टर हड़प्पा सभ्यता के बारे में है, ठीक है। और ये इस बुक चैप्टर का पार्ट 1 होने वाला है। आपको सारे पार्ट्स देखने हैं, आपको चैप्टर बिल्कुल अच्छे समझ आ जाएगा। नोट्स हमेशा की तरह आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उन्हें डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर किसी वजह से आपको नोट्स ना मिले तो पर्सनली आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं टेलीग्राम पर, और उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ इस चैप्टर का नाम फ़िलहाल के अंदर बदल दिया गया है, तो अगर आगे ऐसी कोई अपडेट आती है तो इसका नाम हम भी चेंज कर देंगे, पर फिलहाल में टॉपिक सेम है तो इसलिए हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। तो देखते हैं इस वीडियो में हमें क्या क्या पढ़ना है। हम देखेंगे कि सभ्यता क्या होती है, हड़प्पा सभ्यता क्या थी, इसकी खोज कैसे हुई, इसकी भौगोलिक विशेषताएं क्या है, उनके निर्वाह के तरीके क्या थे, यानी कैसे कृषि करते थे, पशुपालन शिकार कैसे करते थे, मोहनजोदड़ो क्या था, दुर्ग क्या होता है, ठीक है। दुर्ग के अंदर माल गोदाम स्नानागार के बारे में पढ़ेंगे, निचला शहर क्या था और उसकी सभी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सभ्यता किसे कहा जाता है। देखिए, लोगों के एक ऐसे समूह को सभ्यता कहा जाता है जिनके रहन सहन, जीवन निर्वाह के तरीके और विचारधारा मान्यता क्या हो, विशेष हो। यानी कि जिनके रहन सहन का तरीका, साथ ही साथ जीवन जीने का तरीका, जीवन निर्वाह मतलब जीवन जीने का तरीका, और साथ ही साथ उनकी विचारधाराएं क्या हो, विशेष हो, खास हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एक सभ्यता बोलते हैं। यानी दूसरों से क्या हो, अलग हो। विश्व की मुख्य सभ्यताएं कौन कौन सी? देखिए, 1920 से पहले तक ऐसा माना जाता था कि जो मिस्र की सभ्यता है और मेसोपोटामिया की सभ्यता है, साथ ही साथ जो चीन की सभ्यता है, ये विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता है। परंतु फिर क्या हुआ, फिर हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई और तब से ये विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक बन गई। यानी पहले तो इन्हीं तीनों को माना जाता था, पर जैसे ही हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई तो ये भी विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक बन गई। आगे देखें तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई। देखिए, हुआ क्या कि आज से लगभग 160 साल पहले, अगर आप अप्रॉक्सीमेटली देखेंगे तो 160 साल, वैसे 164 हो जाएंगे क्योंकि 1856 था। तो जो कि पंजाब है, ठीक है, ये हिस्सा वर्तमान में कहाँ पर है, पाकिस्तान में चला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा था, यहाँ पर ना रेलवे लाइन बिछाने का काम किया जा रहा था। तो पंजाब जो कि अभी पाकिस्तान के अंदर है, वहाँ पर रेलवे लाइन बिछाने का काम कर रहे थे। कब? 1856 में। तो क्या हुआ कि जब उस स्थान की खुदाई की गई तो इसी दौरान वहाँ पर क्या हुआ कि लोगों को कुछ पुरानी ईंटें और अवशेष मिले, यानी कुछ ईंटें वगैरह और कुछ पुरानी चीज़ें मिली। तो उस समय तो वह लोग नहीं समझ पाए कि आखिर ये क्यों ज़रूरी है, क्या महत्व है, और उन्होंने अपनी रेल पटरी, यानी जो रेल की पटरी था, उसको बिछाने का काम क्या किया, कंटिन्यू किया। पर इसके 5 साल बाद क्या हुआ कि भारत के अंदर भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। अब भारतीय पुरातत्व विभाग था क्या? तो देखिए, पुरातत्व विभाग वो संस्था होती है या फिर वो सेक्टर होता है गवर्नमेंट का, जो क्या करता है, इतिहास से संबंधित जानकारियों की जांच करता है, यानी एक देश के इतिहास को सहेज के रखता है, ठीक है। तो 1861 में इसकी स्थापना की गई, ठीक है। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कहाँ हुई थी, तो 1861 में हुई थी। कहाँ? कोलकाता में। तो ये एक ऐसी संस्था होती है जो इतिहास के बारे में जानकारी रखती है। इसके पहले डायरेक्टर कौन बने? अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है, नाम हमें याद रखना है। और इन्हें क्या कहा जाता है, भारतीय इतिहास का जनक कहा जाता है। तो कहानी कहाँ से शुरू हुई थी कि भाई रेलवे लाइन की खुदाई हो रही थी, वहाँ पर कुछ चीज़ें मिली पर उस समय पता नहीं चला। इसके बाद भारतीय पुरातत्व विभाग बना, जिसके मुखिया कौन बने? अलेक्जेंडर कनिंघम, और इन्हें भारत इतिहास का जनक कहा जाता है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद देखिए, इनके बाद यानी कनिंघम के बाद कौन आए? जॉन मार्शल आए, यानी 1902 से 1928 में, ठीक है। इन्हीं के दौर में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। यानी जब जॉन मार्शल थे तो उसी दौर में किसकी खोज हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की। तो हुआ क्या कि सन 1921 में, ठीक है, जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने क्या किया, हड़प्पा सभ्यता की खोज की। यानी उसी जगह पर फिर से खुदाई की और इन्हें क्या मिली? हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। तो इससे पहले भारतीय पुरातत्व विभाग में कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। उनके बाद कौन आए? जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल ने वहाँ पर खुदाई कराई और वहाँ पर इन्हें क्या मिल गई? हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। अब इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों रखा गया? तो देखिए, इसे हड़प्पा सभ्यता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा नाम के स्थान पर इस के जो शुरुआती अवशेष मिले थे, यानी जहाँ पर खुदाई की गई शुरुआत में, वो कौन सी जगह थी? हड़प्पा थी। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। साथ ही साथ इसे सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। तो इसे ऐसा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे बसी थी, ठीक है। जो सिंधु नदी है उसके किनारे ये बसी थी, तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता। और साथ ही साथ इसे कांस्य युग सभ्यता भी कहा जाता है। तो कांस्य युग सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने तांबे में टीन मिलाकर किसका निर्माण किया था? कांस्य का, ठीक है। तो कांस्य की खोज की थी, इसीलिए इनसे कांस्य युग सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। आपको एक चीज़ याद रखनी, खोज कैसे हुई कि भाई 1921 के अंदर जब खुदाई की गई हड़प्पा के अंदर, तो वहाँ पर कुछ अवशेष मिले। किसने खुदाई करवाई थी? जॉन मार्शल ने। और किसके नेतृत्व, यानी किसने की थी? दयाराम साहनी ने,
ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। तो ये आप चित्र में देख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता, देखिए ये आपको ये सिंधु नदी दिखाई दे रही होगी, ठीक है, और ये आपको हड़प्पा दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये वैसे सिंध की जगह है और इधर ही से नदी बहती है, ठीक है, और ये हड़प्पा का स्थल दिखाई दे रहा होगा, तो यही है क्या, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। और ये उसके बाकी के शहर दिए गए हैं। अगर आप इसे गौर से देखें तो ये अफगानिस्तान का इलाका है। तो ये जो सभ्यता थी ये अफगानिस्तान के कुछ इलाके, पाकिस्तान और साथ ही साथ भारत में फैली हुई थी, ठीक है। तो इस तरीके से इसका विस्तार था, यानी ये कुछ इस तरीके से पूरा जो क्षेत्र था, ठीक है। अभी आगे हम डिटेल में देखेंगे। अगर भौगोलिक विशेषताओं के बारे में बात करें तो ये जो सभ्यता थी लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी, ठीक है, यानी लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। वर्तमान में देखें तो ये अफगानिस्तान पाकिस्तान से होते हुए भारत में ऊपर जम्मू कश्मीर से लेकर नीचे गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों तक फैली हुई थी। अब इस सभ्यता का जो आकार था ना वो त्रिभुजाकार था। त्रिभुजाकार कैसे, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आप ज़रा गौर से देखिए। देखिए यहाँ से देखते हैं, यहाँ से लेकर ये ऊपर मांडा तक, और अगर मैं इसे नीचे करके यहाँ पर मिला दूँ तो ऐसे करके क्या बन जाएगा, एक त्रिभुज बन जाएगा। तो इसीलिए क्या कहा जाता है, इसे त्रिभुजाकार सभ्यता कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये कैसे फैली हुई थी, एक त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली हुई थी, ठीक है। साथ ही साथ क्या था कि ये मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यताएं थी, यानी ये सभी सभ्यताएं क्या थी, एक ही टाइम पर एग्जिस्ट करती थी, ठीक है। समकालीन का मतलब है कि वो सेम टाइम पर ही क्या करते थे, एग्जिस्ट करते थे विश्व के अंदर, ठीक है। और इसका जो काल माना जाता है वो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक माना जाता है। कब से, 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। अब ईसा पूर्व मैंने आपको बताया था, यानी आज अगर 2020 चल रहा है तो एक वर्ष रहा होगा 0, और उससे पहले क्या रहे 2600 साल, ठीक है। तो 2600 साल ये और 2000 लगभग साल ये, तो कितने हो गए 4600 साल। तो लगभग 4-4.5 साल पुरानी ये सभ्यता मानी जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर जीवन निर्वाह के तरीके कैसे थे, यानी यहाँ पर लोग क्या क्या करते थे, तो देखिए पहला था कृषि। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्य रूप से गेहूं, जौ, दाल, बाजरा, सफ़ेद चना आदि क्या करते थे, उगाते थे। सिंचाई के लिए नहरों और कुओं का प्रयोग करते थे, यानी उस समय इन्होंने कुएं बना लिए थे, ठीक है। हड़प्पा की मोहरों में वृषभ बैल, जो कि आपको ये दिखाई देगा, की जानकारी मिलती है, यानी इसकी जो मोहरें मिली, ठीक है, जो स्टैंप होता है, ठीक है, उसके ऊपर क्या वृषभ बैल मिलता है, जो कि जिसका चित्र लगा है। तो इससे अनुमान लगाया गया कि भाई सिंचाई करने के लिए शायद बैल का उपयोग किया जाता होगा। साथ ही साथ कई जगहों पर हल के प्रतिरूप भी मिले, जिससे पता चलता है कि खेतों में हल से जुताई भी की जाती थी, ठीक है। कालीबंगन और राजस्थान में जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि एक साथ 2 अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। साथ ही साथ हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या करते थे, लकड़ी और पत्थर के बने औजारों का प्रयोग करते थे, किसके लिए, फसल की कटाई के लिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं उनके औजार वगैरह। आगे देखते हैं। इसी के साथ साथ पशुपालन में ये क्या करते थे, तो देखिए यहाँ पर से मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस और सूअर जैसे जानवरों की क्या हड्डियाँ प्राप्त हुई है, जिससे पता चलता है कि ये लोग क्या करते थे, जानवरों को पालते भी थे, क्योंकि ये सब पालतू जानवर है ना। और शिकार के बारे में देखें तो यहाँ पर कुछ मछलियाँ मिली हैं, पक्षी, जंगली जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं, जिससे ये पता चलता है कि हड़प्पा के निवासी जानवरों का मांस खाते थे और शिकार भी करते थे। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो क्या था, देखिए मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता के 2 मुख्य शहरों में से एक था। पहला मुख्य शहर हमने पढ़ा कौन सा, हड़प्पा, और दूसरा मुख्य शहर कौन सा था, मोहनजोदड़ो। तो यहाँ की विशेषताएं क्या थी, देखिए ये सबसे मुख्य शहरों में से एक था हड़प्पा के। साथ ही साथ ये आधुनिक पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में स्थित है। ये अभी कहाँ पर है, जो पाकिस्तान बन गया ना भारत से अलग होकर, तो उसके लरकाना ज़िले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 125 हेक्टेयर था, और जो नगर था ना, जो शहर था, उसे मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से 2 भाग थे, देखिए एक तो था दुर्ग और एक था निचला, ठीक है। तो दुर्ग और निचला शहर। तो दुर्ग क्या होता था कि दुर्ग आकार में छोटा होता था, ठीक है। इसे क्या करते थे, इसे ऊंचाई पर बनाया जाता था, ठीक है। साथ ही साथ क्या होता था, इसको चारों तरफ से ना दीवारों से घेरा जाता था, और ये दीवार ही इसे क्या करती थी, निचले शहर से अलग करती थी। निचले शहर के बारे में बात करें तो ये आकार में क्या था, दुर्ग से बड़ा था। ये सामान्य लोगों के लिए बनाया जाता था, और यहाँ की मुख्य विशेषताएं क्या थी, इसकी जल निकास प्रणाली और सड़कें वगैरह। तो ये क्या थी, ये निचले शहर की मुख्य विशेषताएं थी। सब डिटेल में पढ़ेंगे हम, तो देखते हैं। ये देखिए आपको मिल जाएगा, ये क्या था, ये निचला शहर, लोअर टाउन, जो कि आकार में साफ साफ बड़ा दिखाई दे रहा है, और ये क्या था, ये दुर्ग है, ठीक है, जो कि आकार में छोटा और ऊंचाई पर बनाया जाता था। तो दुर्ग के बारे में बात करते हैं। दुर्ग के अंदर क्या खासियत थी, देखिए कुछ माल गोदाम वगैरह पाए गए हैं वहाँ पर, अन्न गृह जिसे बोलते हैं, नहीं, जहाँ पर अनाज वगैरह रखा जाता था। तो ये क्या होते थे, ये एक बड़े आकार का गोदाम होता था, जिसमें क्या किया जाता था, अनाज रखा जाता था। इसी के साथ साथ कुछ विशाल स्नानागार भी मिले। स्नानागार का मतलब जहाँ पर लोग नहाते होंगे। तो दुर्ग पर बहुत बड़े बड़े स्नानागार के अवशेष मिले। इनका आकार 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और लगभग
2.4 मीटर क्या था, गहरा था। इनके चारों ओर बरामदे होते थे। देखिए चित्र लगा हुआ है, तो बरामदे का मतलब क्या है, जहाँ पर आप चल सकते हैं। देखिए जो ये हिस्सा दिख रहा है, तो बरामदे थे, ठीक है। और इसको भरने के लिए किसका था, कुओं का प्रबंध किया गया था, यानी इसके आसपास कुएं होते थे ताकि इसे भरा जा सके आराम से, ठीक है। ऐसा माना जाता था कि धार्मिक अनुष्ठानों के लिए या विशेष अवसरों पर नहाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। जैसे नॉर्मली ऐसा होता है ना कि कुछ कुंड वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उसी तरीके से ये हुआ करते थे। कोई विशेष टाइम होता था तो पूरे लोग आकर इसके अंदर क्या कहते थे, स्नान वगैरह किया करते थे, ठीक है। जलाशयों में तल तक जाने के लिए उत्तरी और दक्षिणी ओर से क्या की गई थी, सीढ़ियाँ बनाई गई थी। देखो एक यहाँ से सीढ़ी और ये आप सामने से देख सकते हैं सीढ़ियाँ, तो ये नीचे तक जाने के लिए क्या था, सीढ़ियाँ भी बनाई गई थी। और इन सभी जलाशयों को मुख्य नालियों से क्या किया जाता था, जोड़ा जाता था, यानी जो भी नालियाँ होती थी उस शहर के अंदर, उससे इन्हें जोड़ा जाता था ताकि गंदा पानी निकल सके। और पानी भरते कैसे थे, कुओं से। नेक्स्ट आता है हमारा निचला शहर। निचला शहर में पहली खासियत ये थी यहाँ की सड़कें। ये देखिए आप देख सकते हैं कि कितनी चौड़ी चौड़ी सड़कें थी, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो में सड़कें 4 से 10 मीटर तक चौड़ी हुआ करती थी। ये सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, कहने का मतलब एक सड़क ऐसे आ रही है तो दूसरी ऐसे आ रही है, तो ये क्या हो गया, समकोण पर काटती थी, ठीक है। साथ ही साथ क्या होता था कि कई इतिहासकारों का कहना है कि सड़कों को इस तरह से बनाया गया था कि वो खुद ही हवा से क्या हो जाती थी, साफ। कहने का मतलब है कि इतनी चौड़ी सड़कें होती थी कि हवा के झोंके से वो अपने आप ही क्या हो जाती थी, साफ हो जाती थी। दूसरी जो विशेषता थी इसकी वो थी यहाँ की जल निकास प्रणाली। तो ये देखिए आप देख सकते हैं नालियाँ, ठीक है। तो क्या था कि नियोजित ढंग से नालियाँ और गलियों का निर्माण किया गया था, ठीक है, यानी नालियों और गलियों को नियोजित ढंग से बनाया गया था, बिल्कुल प्लानिंग के साथ, ठीक है। नालियों के निर्माण के लिए जिस्म के गारे का प्रयोग किया जाता था ताकि पानी क्या हो, लीक ना हो। साथ ही साथ नालियों को ईंटों से ढका जाता था ताकि कूड़ा करकट से बचाया जा सके। और वर्षा जल की निकासी के लिए भी क्या किए गए थे, विशेष प्रबंध किए गए थे। इसी के साथ साथ क्या था कि भवन निर्माण। अब देखिए वहाँ पर भवन निर्माण कैसा था निचले शहर में, तो सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था, ठीक है। प्रत्येक घर की दीवार के बाहर एक नाली होनी ही होनी थी, ठीक है। पानी की निकासी के लिए हर घर में नालियों का प्रबंध किया गया था। हर घर में बड़े बड़े आंगन होते थे, ठीक है। आंगन के चारों तरफ क्या होता था, जैसे ये आंगन है तो इसके चारों तरफ कमरे बनाए जाते थे, ठीक है। आंगन का प्रयोग क्या किया जाता था, खाना पकाने और अन्य कार्यों के लिए किया जाता था। अब निचले कमरों में खिड़कियाँ नहीं होती थी और दरवाजे आंगन की तरफ खुलते थे। तो ऐसा होता था कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति आएगा, ठीक है, तो वो आंगन में आएगा सबसे पहले, और क्योंकि नीचे खिड़कियाँ नहीं है ना, तो कहने का मतलब लोगों की प्राइवेसी रहती थी, ठीक है। यानी वो नहीं चाहते थे कि कोई उनकी ज़िंदगी में झांके, तो कोई भी घर में नहीं झांक पाएगा अगर वो डायरेक्टली किससे आए, दरवाजे से आए। हर घर में पक्की ईंटों का बना हुआ स्नानागार होता था नहाने के लिए। स्नानागार की नालियाँ बाहर गलियों की नालियों से जुड़ी होती थी और कई घरों के अंदर सीढ़ियाँ भी मिली है, जिससे पता चलता है कि एक से ज़्यादा मंजिल के मकान भी हुआ करते थे वहाँ पर। साथ ही साथ घरों के अंदर कुएं का निर्माण भी किया जाता था। और अगर हम देखें तो अकेले मोहनजोदड़ो में लगभग 700 अलग अलग कुएं क्या हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। अन्य विशेषताओं में अगर हम देखें तो यात्रियों के लिए सराय बनाए गए थे। सराय का मतलब आप समझ सकते हैं कि छोटे से होटल जो होते हैं जहाँ पर आकर कोई रुक सके। बर्तन पकाने के लिए जो भट्टी थी वो शहर से बाहर बनाई जाती थी ताकि शहर में प्रदूषण ना हो। गलियों का निर्माण इस तरह से किया जाता था ताकि सूर्य की रोशनी क्या हो सके, कोने कोने तक जा सके। रात को सुरक्षा के लिए पहरेदार तैनात किए जाते थे और कूड़े को नगरों से बाहर गड्ढों में दबाया जाता था। तो इन सब चीज़ों से आप समझ सकते हैं कि उस समय भी वो लोग क्या थे, कितने ज़्यादा विकसित थे, ठीक है। तो ये था आपका पहला पार्ट। आई होप कि आपको सब अच्छे समझ आया होगा। दूसरे पार्ट का लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है ही, तो उन्हें ज़रूर डाउनलोड कीजिए। कोई भी दिक्कत हो तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, सब चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगी। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ऐसी और वीडियोज़ के लिए, और एक लाइक तो छोड़ कर जाइए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है ऐसी और वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू।